नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम धामी खटीमा स्थित आवास पर होली कार्यक्रम में अपनी माता के साथ पहुंचे। जहां सीएम धामी की माता बिशा देवी ने आवास पर उपस्थित मातृशक्ति के साथ होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर अपना आशीष प्रदान किया। बता दें, सीएम धामी होली के गीतों के साथ नाचते गाते नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के बनबसा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होली गायन कर रहे कलाकारों के साथ होली नृत्य करके अपनी खुशियां साझा की। बता दें, मुख्यमंत्री धामी टनकपुर के गांधी मैदान भी पहुंचे और वहां भी आयोजित होली मिलन समारोह में उन्होंने प्रतिभाग किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बोले सीएम धामी, हमारा सपना है कि हम चंपावत जिले और प्रदेश को सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। सभी को बधाई देता हूँ माँ पूर्णागिरी की कृपा से, भोलजू गुप्ता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा ये चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देहरादून के प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। होली मिलन समारोह के इस मौके पर मेगा लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया, जिसमें लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारे देश में हर साल विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसके चलते भारतवर्ष में लोगों में एक उमंग देखने को मिलती है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि होली के त्योहार को लोग एक भाईचारे के साथ मनाएं और लोकल सामान को महत्व दें। साथ ही समस्त प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है। वर्ष भर मनाते हैं होली का त्यौहार, जिसे हम रंगों का त्यौहार कहते हैं, खुशियों का त्यौहार कहते हैं। इसके लिए आज उत्तरांचल प्रेस क्लब ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। मैं सबको यहाँ बधाई दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से हम लोग खुशियों के साथ मनाते हैं, उमंग के साथ मनाते हैं, अनेकों इसके आयाम है, पौराणिक इसका महत्व है, ऐतिहासिक इसका महत्व है और सांस्कृतिक इसका महत्व है। लेकिन हम लोग जब इस प्रकार के हमारे त्योहार आते हैं, हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव, खुशियों का भाव रहता है। मसूरी के गुरुद्वारा सभागार में महिला कांग्रेस ने महिला दिवस और होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें, मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे पर फूलों और गुलाल की होली खेली और जमकर आनंद लिया। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने लोकगीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। महिलाएं एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली और महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महिला कांग्रेस ने शुभ मंगलम संस्था के महिला पदाधिकारियों को निर्धन युवक युवतियों का विवाह कराए जाने पर सम्मानित किया। इस दौरान जसवीर कौर ने कहा कि शुभ मंगलम संस्था लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग ले रहा है, जिसका लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है। वहीं उन्होंने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा है कि महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझें और महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ती रहें और समाज में स्वयं अपनी जगह बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली का पर्व जो है वो एक ही दिन पड़ा है, तो आज हम मिलजुल कर यहाँ पर सभी महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली का जो कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं सभी बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप को कभी कमज़ोर न समझें। महिला किसी से कम नहीं है, क्योंकि महिला धरती के समान है। महिला हर गम को, हर दुख को सह लेती है और हर दुख को सहते हुए भी अपने बच्चों को पाल लेती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत होली के गायन की धूम मची हुई है। देर शाम से कुमाऊनी होली में सभी वर्ग के लोग टोलियां बनाकर भगवान विष्णु की स्तुति, बंधन डोल और वाद्य यंत्रों की सहायता से होलिका का गुणगान करते हैं और रात के समय में गांव-गांव जाकर होली की कुमाऊनी परंपरा का गुणगान, रामकृष्ण शिव की आराधना, सामूहिक तौर पर होली स्वरूप पर कथा को उजागर करते हैं और इस अनूठी पहल को होली की मस्ती से
सराबोर करते हैं। ये उत्तरांचल का इसमें सर्वप्रथम प्रधान क्या उससे होली स्टार्ट होके सभी के घर घर जाके होली गाए जाते हैं। उनके जिनके बच्चों का जन्मदिन होता है, जन्म होने पर उनके वहाँ होली अलग से गाई जाती है। उनको नया हमारे परिवार जुड़ता है उसके साथ, और अंत में मतलब जिसका नया मकान बनता है उस दिन उसके लिए भी विशेष गायन किया जाता है। ये उत्तराखंड होली का हमारा यह पर्व जो कि पहाड़ों में जो होली मनाई जाती है, यह पूरे एक हफ्ते की होली होती है। यह होली एक बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा है, जिसमें हम लोग पूरे 6 दिन 7 दिन तक होली गाते हैं और अंत में छलड़ी के दिन यह प्रोग्राम जो है सामूहिक रूप से होता है, क्योंकि यह सामूहिक त्यौहार है तो सब मिलजुल के इसको गाते हैं। होली का मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छावनी परिषद में होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया के लिए मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल से सूची मांगी गई। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बूथ स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस बार 6 सीटों पर बीजेपी के समर्पित प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। 23 तारीख को कैंट के चुनाव घोषित हुए। उस संबंध में कार्यकर्ताओं की चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। विस्तार से चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव जीतता है उस दिन से अगले चुनाव के लिए तैयार रहता है। सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मोदी जी के संदेश को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। उसी का प्रताप है कि आज आप देखें, जहां नॉर्थ ईस्ट में कभी बीजेपी नहीं हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। 23 कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और एम्स के डायरेक्टर ने डॉक्टरों के पैनल के साथ बेस हॉस्पिटल कोटद्वार का निरीक्षण किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि एम्स के डायरेक्टर के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने उन्हें कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में बेहतर इलाज हो सके इसके लिए अवगत कराया, जिसमें आज एम्स के डायरेक्टर बेस हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टरों की कमी को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे दूर किया जाए इस पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली एम्स में बैठे डॉक्टर कैसे बेस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कंसल्ट कर सके इसको लेकर भी जानकारी साझा हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उन्होंने कहा कि मुझे ठीक लगा है। आज अब जो बातचीत हो रही है वो डॉक्टर्स को लेकर होगी, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, कि नर्सेज की कमी है, कि अगर टेलीमेडिसिन को यूज़ करना है तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या और टेक्नोलॉजी ऐसे हम कर सकते हैं कि दिल्ली का में बैठे हुए डॉक्टर वहाँ से कंसल्ट हमारे लोगों को कर सके। तो इस तरह की चीज़ों को आज वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। देहरादून में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए घोषित की गई थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और उसके बाद से लगातार गैरसैंण में विकास कार्य आगे बढ़े हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा के 3 वर्ष हुए हैं। पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई देता हूं कि आज ग्रीष्मकालीन राजधानी के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 जून को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जो विधिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई हैं। उसके साथ ही वहाँ पर तमाम डेवलपमेंट के काम भी वहाँ पर शुरू हुए हैं। मसूरी के शिफन कोट के 84 बेघर लोगों का विस्थापन को लेकर चौथे दिन भी आंदोलन जारी रहा, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के वादा खिलाफी को लेकर 5 लोग 1 दिवसीय उपवास पर बैठे। इस दौरान आवासहीन समिति के संरक्षक प्रदीप भंडारी ने कहा कि गणेश जोशी शिफन कोट के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब पालिका द्वारा जमीन ही नहीं दी गई तो गणेश जोशी द्वारा आईडीएच बिल्डिंग में मुख्यमंत्री को लेकर भूमि पूजन कैसे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दोनों मिलकर शिफन कोट के लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, परंतु अब जनता समझ चुकी है और उनके बहकावे में नहीं आएगी। वहीं इस पूरे मामले में मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिफन कोट के बेघर
लोगों के द्वारा किए जा रहे धरने पर बोलते हुए कहा है कि नगर पालिका द्वारा जिस दिन शिफन कोट के बेघर लोगों के लिए जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी उसी दिन से आवास बनाए जाने को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हंस फाउंडेशन के द्वारा 5 करोड़ 32 लाख रुपए के हंस कॉलोनी को स्वीकृत किया जा चुका है। जिस दिन जमीन हमको मिल जाएगी उसका एमओयू साइन हो जाएगा, उसके तुरंत बाद काम होगा। अभी एक बैठक मुझे बताया गया था, मैंने हंस फाउंडेशन के लोगों को यहाँ भेजा, उसमें बैठक नहीं हो पाई, सोमवार को फिर आ रहे हैं। और मकान जो है जमीन पर बनता है, हवा में नहीं बनता। नगर पालिका ने 2 लाइन का प्रस्ताव बनाकर दे दिया, कोई एमओयू साइन नहीं किया, उसके कोई कागजात नहीं दिए। किस आधार पर संस्था काम करेगी? क्योंकि हंस फाउंडेशन का एक अपना नाम है, जो वो कहती है वो करती है। अभी मैं पूजी माता जी से मैं मिला था और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था, उन्होंने अपने लोगों इस जोशी जी लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और ये केवल अब मसूरी वासी नहीं, शिपनकोट वासी नहीं, ये पूरे प्रदेश जानता है। गणेश जोशी जी के लिए हमने आज उपवास रखा था, गणेश जी का व्रत हमने रखा था कि आप आइए, हम यहाँ पे आपका स्वागत करेंगे, आप आइए, अपनी जनता से मिलिए, अपनी उन बहनों से मिलिए जिनको आपने राखी बांधी, जिनकी रक्षा की आपने बात की थी। मामला तो इन्होंने खुद उलझा रखा है। ये चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों और चाहे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हों, दोनों एक ही थाली के हैं, एक ही हैं, वो उनमें कहीं कोई फर्क नहीं है। अगर जो है हमें ये साइन नहीं हुआ तो वो पत्राचार करते, भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो एक मंत्री हैं, एक मंत्री के पद पर हैं, उनको कहना चाहिए था कि आप हमें ये साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। मामला देहरादून में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में एसटीएफ ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें, तीनों अभियुक्त एक वेबसाइट के माध्यम से ठगी कर कई लोगों को चुना लगा चुके हैं। वहीं एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया है कि कई अन्य लोगों के तार भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल एसटीएफ तीनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। यदि कोई अन्य नाम भी इस पूरे मामले में सामने आता है तो उसका भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। टीम को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बेरोजगार युवकों को नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक भारतीय युवा खेल परिषद करके एक संस्था इन लोगों ने बनाई हुई है और उसकी प्रॉपर एक वेबसाइट भी बनी हुई है, जिसके माध्यम से ये देश के कोने कोने में बैठे हुए बेरोजगार युवकों से संपर्क करते थे और उनसे उनको नौकरी दिलाने का झांसा देते थे और उसमें प्रत्येक कैंडिडेट से 1.5 से 2 लाख रुपए लेते थे। कुछ लोगों की जिनकी ये फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नौकरी लगाने का झांसा देते थे, उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई है। एसटीएफ की टीम को उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर थाना पुलिस ने 1 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले मुख्य सरगना नाइजीरियन मूल के विदेशी नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पेन ड्राइव, पासपोर्ट, वीजा की कॉपी बरामद हुई है। बता दें कि इस मामले में रानीखेत निवासी शिकायतकर्ता सुरेश आर्या है, जो पहले भी एक बार ठगी के शिकार हो चुके हैं। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पहले भी दिल्ली में विदेशी अधिनियम में गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल जा चुका है और उसने अभी तक कई लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया है। शिकायत करता है इसमें सुरेश चंद्र आर्या। इनके साथ में पिछले 4-5 साल में लोगों ने विभिन्न माध्यमों से संपर्क करके 1 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की थी। तो इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमाऊं में मुकदमा दर्ज करा गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी। उसी क्रम में एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को तुगलकाबाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम ओबी फिलिप है और यही मास्टरमाइंड था। ये अलग अलग लगभग 29 से 30 जीमेल आईडी संचालित कर रहा था। देहरादून में सरकारी भर्ती के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। भारतीय युवा खेल परिषद के नाम से वेबसाइट चलाकर बेरोजगार युवकों को धोखा दिया जा रहा था। देश भर के कई राज्यों के युवकों से गिरोह ठगी करने का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि पीटी मास्टर, रेलवे विभाग, इनकम टैक्स में भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही थी। एसटीएफ ने इस गिरोह के 3 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरोह के सदस्य के खातों में 6 महीने में करीब 55 लाख रुपए का लेन देन भी मिला है। जसपुर में एसटी की टीम ने शहर में कई जगह छापेमारी की, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी की टीम ने शहरों में कई प्रतिष्ठानों पर अलग अलग टीम बनाकर एक साथ छापेमारी की, जिससे शहर में व्यापारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के डर से व्यापारियों ने दुकानों को भी बंद कर दिया। वहीं जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर
रणवीर सिंह ने बताया है कि 28 स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। पिछले काफी लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था, जिसमें से 5 स्थानों को सील कर दिया गया है। बाकी जगह से कुछ पेपर और मोहरे मिले हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा। टैक्स के मामले में कुछ वकील भी शामिल हैं। वहीं उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानों पर जो है कार्रवाई हमने चिन्हित किए थे स्थान, और इसमें हमारे लगभग 8 से 9 अधिकारी लगातार पिछले 6 महीनों से काम कर रहे थे। तो ये स्पॉट वेरीफाई किए गए। इसमें जो भी कार्रवाई है अभी स्टिल कंटिन्यू है। कुछ मैसेज जो लगभग 5 हैं उनको सील कर दिया गया है। उसमें ये अंदेशा है कि इसमें कुछ टैक्स के इवेजन से संबंधित कुछ और हमें पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। बाकी कुछ जगह पे हमें ये पेपर मिल गए हैं। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी व्यवस्था बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। आरटीओ देहरादून सुनील कुमार ने निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक कर जल्द ही रोटेशन का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यात्रा के दौरान बसों की कमी नहीं होने का भरोसा भी आरटीओ ने दिया है। बस ऑपरेटर्स ने 13 मार्च को बैठक कर रोटेशन गठन करने की बात कही है। आरटीओ के मुताबिक इस बार चारधाम यात्रा को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए सर्वप्रथम नशे में वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय परिवहन विभाग ने लिया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कैमरों से लैस 5 चेक पोस्ट स्थापित होंगे। इस बीच आरटीओ सुनील कुमार ने दावा किया है कि यात्रियों को ऋषिकेश में बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में आरटीओ ने क्या क्या जानकारी दी है, आप भी सुनिए। सरकार का काम है कि सबकी बातों को सुनना और ऐसे निर्णय लेना जिससे कि आम जनता को और यात्रियों को फ़ायदा हो। इसके बाद इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि ना तो गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे, बल्कि एक अपनी नई बसें भी लेकर आ रहे हैं ताकि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया बसों की सही समय पर उपलब्धता हो। और हम लोग इस बार प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ पर ज़मीन पर सोना या इंतज़ार करने नहीं देंगे। चाहे हमें व्यवस्था कुमाऊं से करनी पड़े या अन्य राज्यों से बसें मंगानी पड़े, हम व्यवस्था करें। सरकार का काम। काशीपुर में आबकारी टीम ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इसी क्रम में आबकारी टीम ने जंगल में चलाई जा रही 6 शराब भट्टियों को तोड़कर 8000 किलोग्राम लहन नष्ट किया। वहीं 120 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरणों को जब्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है आबकारी निरीक्षक सोनू सिंह के नेतृत्व में आबकारी टीम ने ये कार्रवाई की है। वहीं मौके पर मौजूद शराब बनाने के उपकरण और ट्यूब में भरी 120 लीटर अवैध कच्ची शराब को जब्त कर लिया गया है। अल्मोड़ा के एसएस जीना विश्वविद्यालय परिसर में दृश्य कला संकाय और चित्रकला विभाग ने G20 के अंतर्गत कौशल विकास और कला विषय पत्र पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर JS भिष्ट, विशिष्ट अतिथि विधायक मनोज तिवारी थे। मुख्य वक्ता कलाकार और फिल्म थिएटर से जुड़े ध्रुव टमटा और जीवन कोमो ईरानी थे। बता दें कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रोफेसर JS भिष्ट ने कहा है कि दृश्य कला संकाय विशुद्ध रूप से रचनात्मक का संकाय है। आज कार्यशाला में कला क्षेत्र के विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया जाएगा। इसका लाभ संकाय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि कार्यशाला के विषय का अर्थ है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें निपुणता लाएं। यह कार्यशाला संकाय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दृश्यकला संकाय के द्वारा ये कौशल विकास एवं जो कला विषयक ये जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि दृश्यकला जो संकाय है विशुद्ध रूप से रचनात्मक जो संकाय है। यहाँ चित्रकला के अलावा जो दृश्यकला के विद्यार्थी BFA और MBA के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इस दृष्टि से भी जो इस कार्य में जो कार्यशाला का महत्व बढ़ जाता है, यानी निपुणता कैसे लाएं, प्रवीणता कैसे लाएं, या उसके टिप्स दिए जाएंगे। दृश्यकला संकाय के द्वारा ये कौशल विकास एवं जो कला विषयक ये जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में गर्मियों की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में भीषण जल संकट के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के 4624
गदेरे और झरनों में तेजी से पानी की कमी आने लगी है। इनमें से 461 पेयजल स्रोत तो ऐसे हैं जिनमें 76% से ज्यादा पानी कम हो गया है। पानी कम होने वाले स्रोतों में पौड़ी सबसे पहले स्थान पर है। जल संस्था की ग्रीष्मकाल में पेयजल स्रोतों की ताजा रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि पेयजल सचिव नितेश ने जल संस्था को जरूरी आवश्यकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि कम से कम पानी इस्तेमाल किया जाए ताकि ऐसे संकट से बचा जा सके। दोनों तरह का सुझाव है, क्योंकि ये प्राकृतिक संकट है, रिपोर्ट भी आई है, तो सरकार भी इसको समाधान करने का काम करेगी। और जनता से भी अपील है कि वो ऐसी परिस्थिति में कम से कम जल का जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करे, जल का दुरुपयोग न हो, अनावश्यक रूप से जल को प्रयोग में न लाया जाए, जितना आवश्यक है वो किया जाए, सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि होली पर्व को देखते हुए राज्य भर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमों को भी शामिल किया गया है। जांच के लिए राज्य भर में 199 नमूने संग्रहित किए गए हैं। भी यात्रा भी शुरू होने वाला है और ये हमारे चिन्हित भी हैं कुछ जगह जहाँ पे नॉर्मली मिलावट खोरी की खबर आती रहती है। तो इस बार कैंपेन, जैसे मैंने अभी कहा, जो हम नॉर्मल फेस्टिवल्स के दौरान भी जो फॉलो करेंगे, हमारा कैंपेन इंटीग्रेटेड रहेगा सबके साथ मिलके, और हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि कंबाइंड एफर्ट के साथ हम उसमें और अच्छा रिजल्ट हम लोग हमें मिले। चारधाम विभाग के द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाते हैं। और एक और चीज़ जो नया इनिशिएटिव इस बार किया गया प्रदेश के द्वारा, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-180-4246, जिस पे कोई भी आम उपभोक्ता खाद्य मिश्रण या औषधि से संबंधित जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो है प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित रूप से करें। विभाग और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।